फ्यूचर आइडियंस एंड आइडियंस फ्यूचर डॉक्टर्स, एक सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है, दैट इज काइनेमेटिक्स की सीरीज। और जरूरत पड़ी तो कुछ काइनेमेटिक्स की सीरीज में भी अपन फिजिक्स 108 चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। काइनेमेटिक्स की सीरीज SO1 नाम से जानी जाएगी, क्लियर। और जो नेक्स्ट सीरीज मैं बना रहा हूं इस पे, दैट इज दी सीरीज विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। और ये सीरीज आपके पूरे फिजिक्स में, स्पेशली द 11th 12th दोनों ही पार्ट में लगभग हर एक चैप्टर पे यूज होना है। और उस सीरीज का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। तो आज का जो सीरीज 2 एपिसोड 1 है, उस पे हम लोग NLM के काफी बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कभी अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उन्होंने, और उनके लिए भी है जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। उसका रीजन ये है कि कई बार हम लोग बेसिक्स पे न ध्यान देके डायरेक्ट प्रॉब्लम से चले जाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग काफी सारी चीजें सिर्फ बेसिक लेवल पे ही बात करने वाले हैं। रीजन इज ऑल्सो बिकॉज इस सीरीज में काफी सारे वीडियोस बनने वाले हैं, करीब आई थिंक 20 से 22 वीडियोस आपको इसमें दिखेंगे। तो एक दो वीडियोस ऐसे भी होने चाहिए जिसमें बिल्कुल पूरी की पूरी बेसिक्स ही हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको शुभारंभ करते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। आई थिंक एवरीबडी माइट बी हैविंग एन आइडिया, इसको थोड़ा हम लोग जल्दी समराइज करेंगे। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन unless and until the external force is applied on it। ये हिसाब किताब हम लोग 9th क्लास से पढ़े, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या। लेट्स से देयर इज सम मास m, एक कोई ब्लॉक है और वो रेस्ट पे है ग्राउंड पे आराम से। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। दिस बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, फर्स्ट पार्ट समझते हैं इसका। ये रेस्ट पे रहेगा अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्सेस और फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, व्हाई ओनली दिस। तो रीजन इसका ये है कि इसमें इंटरमोलिकुलर लेवल पे भी आपस में बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स के बीच में भी लग रहे हैं, बट दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड देयरफॉर वी यूज द टर्म एक्सटर्नल फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट। दूसरा, रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये स्टेटमेंट हम लोग को दो चीजें कन्वे कर रहा है। क्या? फर्स्ट थिंग, law of, you can say, or not law, you can directly say that this is explaining inertia of rest। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा unless and until an external force is applied on it। Inertia, this term is directly related to mass। इसको ऐसे समझते हैं कि भाई हाथी का मास ज्यादा कि चींटी का मास ज्यादा। ऑब्वियसली हाथी का, फार लार्जर देन द मास ऑफ एन एंट, और उसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा हाथी का, वो बहुत ज्यादा होगा। इफ इट इज एट रेस्ट, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी रेदर देन द एंट। आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और चीज, रेस्ट पे रहने का मतलब ये है कि इट टेंड्स टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब वो आगे भी रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। तो जब तक वो फोर्स, नेसेसरी फोर्स उस पर नहीं लगेगा जो उसको आगे बढ़ा पाए, वो अपनी मोशन की कंडीशन को छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। दिस इज बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड,
इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मीनिंग यहां से आ रहा है, इन यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो व्हाट इट विल डू, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, उसको रोकने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं अपन इनर्शिया ऑफ मोशन। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा फोर्स उसको रोकने के लिए लगाना पड़ेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, पहले इसको मैथमेटिकली देखते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, अब इस पॉइंट पार्टिकल के लिए इस पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से लेट्स से इट वाज मूविंग ऑलरेडी विद अ स्पीड v एंड इट्स स्पीड बिकेम v प्लस लेट्स से d, सेम डायरेक्शन, ठीक है, इट गॉट सम इंक्रीमेंट एंड लेट्स से द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। तो न्यूटन सेकेंड नियम क्या कहता है कि जो भी इस पे फोर्स लगाया गया होगा उसकी वजह से ही इसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, और उस फोर्स को अपन प्रोपोर्शनल कह सकते हैं किसके, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम टू द टाइम टेकन। नाउ इस टर्म को अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लोग यही कह सकते हैं कि दैट फोर्स जिसने वेलोसिटी चेंज करवाया इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू dv by dt। ठीक, we remove this proportionality with a constant of proportionality और उसको कहते हैं अपन k, और इस constant of proportionality को हम लोग 1 मानते हैं यहाँ पे। It's not dv by dt, here it is dp by dt, और इस k की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1। So this f is basically equal to d by dt of what is momentum? The momentum is mass into velocity. So यहां पे डेरिवेटिव वाले टर्म में हमारे पास आया मास इनटू वेलोसिटी। नाउ लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस। क्या लिख सकते हैं इसको यार अपन, प्रोडक्ट रूल अब डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ हम लोग कह सकते हैं एक चीज को कांस्टेंट मानो, उसको बाहर फेंको, v इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी इंडिकेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लस m को कांस्टेंट रखो, लिखो डी वी बाई डी टी। क्योंकि मास कांस्टेंट है तो इस टर्म को अपन यहाँ पे 0 अज्यूम करके चलते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि एक टॉपिक आएगा रॉकेट प्रपल्शन सिस्टम, जहां पे हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम्स का केस लेंगे, और कई सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जैसे ट्रॉली चल रही हो और पीछे से सैंड लीक हो रहा हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल मास सिस्टम। इस टर्म को वहां पे लेना जरूरी हो जाता है। बट फॉर अ कांस्टेंट मास ऑब्जेक्ट, भले ही वो पॉइंट पार्टिकल हो, भले ही वो रिजिड बॉडी हो, रिजिड बॉडी रोटेशन में वैसे अपन पढ़ते हैं, लेकिन आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। तो दिस टर्म इज कंसिडर्ड एज 0 बिकॉज dm by dt विल बी 0। वेलोसिटी कितनी भी हो, dm by dt दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, एंड मास इज कांस्टेंट, सो दिस टर्म विल रिमेन 0। एंड अगर इस पूरी टर्म को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में अब लिखना हुआ, तो हम लोग के पास बचा f वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू डायरेक्टली द एक्सेलरेशन। In fact, the true form of Newton's second law is the summation part. क्योंकि देखो, let's say this is a duster
इस पे 10 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा हो और 5 न्यूटन का पीछे की तरफ लग रहा हो, तो यहां पे दो एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए। इन दोनों का वेक्टर सम विल रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ इज अ वेक्टर फॉर्म लॉ। ये वेक्टर लॉस को सेटिस्फाई करके ही चलेगा, तभी ये आप सही तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। गेटिंग इट? सो समेशन ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मेरे को अगर इसका स्टेटमेंट बोलना हुआ, मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं। इफ वी नीड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन अंग्रेजी, वी कैन से दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ये भी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो पॉइंट पार्टिकल की बात हो रही है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही उसको पॉइंट पार्टिकल माना था, तो उसके इंटरनल फोर्सेस तो कुछ होंगे ही नहीं। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो जब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस को ही कंसिडर करेंगे। Here EXT represents external, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज डायरेक्टली proportional to rate of change of linear momentum of the particle। और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही हो तो पार्टिकल की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट द रिजिड बॉडी और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये समझने के बाद ये भी समझ लेते हैं कि अगर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि दिस इज अ लॉ विच फॉलोज द वेक्टर के सारे नियम, वेक्टर लॉस को फॉलो करता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ है ये बेसिकली। तो इसको हम लोग तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट दिस लॉ एज इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है मोशन एक ही डायमेंशन में हो रहा हो, मोशन कैन हैपन इन द 3D वर्ल्ड, वी लिव इन अ 3D वर्ल्ड। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द समेशन ऑफ फोर्सेस in x direction, needless to say these are external forces again, is equal to mass into acceleration of the object in the x direction. Equation 1, summation of all the external forces in the y direction is equal to mass of the object into acceleration in y direction, and summation of forces in the z direction is obviously equal to mass into acceleration of the object in the z direction. These three vectorial equations independently can be written for this one equation. So I hope you got this concept. तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ देख लेते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, पहले भी पढ़ा होगा काफी लोगों ने, कि एवरी फोर्स has an equal and opposite reaction force। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कुछ लोग इसको गलत तरीके से एस्टिमेट कर लेते हैं, तो पहले इसके बारे में कुछ सच्चाइयां पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, और दूसरी कुछ फॉल्टी चीजें भी समझ लेते हैं जो हम लोग को कंफ्यूज कर सकती हैं इन द एंड। इसको मैथमेटिकली लिखें तो मान लो अगर दो बॉडीज हैं ए और बी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाई ए। दिस इज व्हाट? दिस इज फोर्स ऑन ए बाई बी एंड दिस इज फोर्स ऑन बी बाई ए। Equal and opposite, equal in magnitude, opposite in direction, and very important property that action reaction forces
act on different bodies. Very important. Very, 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 very important. Act on different bodies. एक्शन रिएक्शन जो पेयर होगा ना यार बच्चों, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा। पहली बात तो एक ही ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं, लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m पीसफुली रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज द सरफेस और ग्राउंड, ये अपना मस्त यहां पे बैठा हुआ। अब कई लोग ये कह देते हैं कि जो सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और जो इसका वेट है, वेट एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? बिल्कुल नहीं। This weight acting of this object in the downward direction and normal reaction by the ground on this block in the upward direction, they are not action reaction. अगर इस पॉइंट को अपन ध्यान से समझें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। This can be only action reaction pair if it satisfies all the conditions. Equal in magnitude, opposite direction, acting on different bodies. But this mg and n are acting on the same body, that is mass. तो कई लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर एक्शन रिएक्शन पेयर तो फॉर्म करना चाहिए ना, तो बिल्कुल करेगा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म, बट कौन सा फोर्स करेगा ये समझते हैं। जो ब्लॉक ग्राउंड पे प्रेसिंग फोर्स लगा रहा है, जो ब्लॉक इस ग्राउंड पे प्रेसिंग फोर्स लगा रहा है नीचे N1 बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, एंड जो ग्राउंड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है N2, ये दोनों डेफिनेटली एक्शन रिएक्शन पेयर है। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। mg एंड n आर नॉट एक्शन रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजें समझी हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, और ये जरूरी भी था। पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करें, लेकिन कुछ ये जैसे यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सब चीजें थोड़ी सी ब्रश अप अपने दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो आई होप यू एंजॉयड इट, यू लर्न फ्रॉम इट। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, एंड स्टे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।